हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी कहाँ पर, तो अक्षीय स्थिति में। और आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, निरक्षीय स्थिति में। आप लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को 3 पॉइंट पे निकाला जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना हो तो हम उसको 3 पॉइंट पे निकालते हैं। एक अक्षीय स्थिति में, दूसरा निरक्षीय स्थिति में और तीसरा किसी अन्य स्थिति में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निरक्षीय स्थिति में। अब निरक्षीय स्थिति हमने बताया था कि जब किसी द्विध्रुव को एक्स अक्ष पर रखा जाए, -q और +q, ये हमारा द्विध्रुव है। इसको अगर हम एक्स अक्ष पर रख दें और एक्स अक्ष पर इस प्रकार रखें कि द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु हो ना, वो हमारे मूल बिंदु पर आ जाए, तो अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता को एक्स अक्ष पर निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के लाइन में आगे निकालेंगे या पीछे निकालेंगे, तो इसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति। और अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाई अक्ष पर किसी बिंदु पर निकालते हैं, यहाँ निकाल दें, यहाँ निकाल दें, यहाँ निकाल दें, नीचे निकाल दें, कहीं भी निकाल दें, वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे, तो उसको हम बोलेंगे कि यह निरक्षीय स्थिति में है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या है, कैसे इसका डेरिवेशन होगा, सारा चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर बनाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O और वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है, अर्थात दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, वो 2l है। ये दूरी कितना है, 2l। तो अगर आधा दूरी हम देखें, आधा दूरी, तो जो आधा दूरी है वो यहां से ये l हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। हम लोगों को निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब कि इसी किसी पॉइंट पर जो है, ये वाला पॉइंट है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जाने वाला जो लंबवत आपका रेखा होगा, उसके किसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। उसी को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। आप चाहे तो यहाँ पर नीचे भी निकाल सकते हैं, इसी लाइन पर नीचे या ऊपर। ये सारा चीज़ हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या माना कि AB हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2l, ठीक है, और मध्य बिंदु O है, तो आधा दूरी l हो जाएगा, फिर आधा दूरी l हो जाएगा। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आप जानते हैं कि इस द्विध्रुव में 2 आवेश हैं, तो इन दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इस आवेश के कारण भी यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस आवेश के कारण भी यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो कुल द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किसके बराबर होगी, तो अलग अलग आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसके योगफल के बराबर होगा। मतलब कि हम पहले इस -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकाल लेंगे, फिर +q आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, और फिर उसको क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जो रिजल्ट आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा, इस द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप जानते हैं कि जब हम किसी बिंदु आवेश के कारण हमको किसी विशेष बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तो वहां से उस पॉइंट की दूरी पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमारी दूरी पता होना चाहिए, तभी जाकर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाएंगे। तो ये दूरी हमको AP पता होना चाहिए, और इस +q आवेश के कारण भी यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको ज्ञात करने के लिए ये दूरी आपका PB भी पता होना चाहिए। P से लेकर B तक की दोनों दूरियां पता होनी चाहिए। ठीक है,
इसको देखें तो ये समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है, तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी आपका आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखिए, चाहे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखिए, इससे कोई इशू नहीं है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दूरी हम लोग को पता चल गया। माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र जो ज्ञात करना है, तो यहाँ से इसकी दूरी पता चल गया यह, और यहाँ से इसकी दूरी पता चल गया यह, दोनों दूरी बराबर है, ध्यान दीजिएगा। अब हम इस माइनस क्यू आवेश के कारण वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हम लोग को क्या पता है, दूरी पता है। एक चीज़ ध्यान ये देना है, एक चीज़ हमको ध्यान ये देना है कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसकी जो दिशा होगी ना, इसकी जो दिशा होगी वो दिशा जो है यहाँ बाहर की तरफ होगा। हम कह सकते हैं अगर प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB है, चूंकि पॉइंट B है, यहाँ पर क्या है, EB है, तो EB की दिशा कहाँ होगी, ऐसे बाहर की तरफ होगी, क्योंकि आप जानते हैं प्लस जो धन आवेश होता है, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, वो बाहर की तरफ होती है। और इस माइनस क्यू के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसकी जो दिशा होगी वो इसके अंदर की तरफ होगी, तो ये आपका होगा अंदर की तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा EA, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर है, A पर है। तो देखिएगा इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा बाहर की तरफ है EB, और इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अंदर की तरफ क्या है, EA। अब हमको यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इन दोनों सदिशों को जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर EB प्लस वेक्टर EA, या वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका परिणामी कैसे निकालेंगे। तो परिणामी निकालने के लिए हम यहाँ पर इसको दो घटकों में वियोजित करेंगे। दो घटकों में एक आपका होगा EB साइन थीटा, और एक हो जाएगा इधर EB कॉस थीटा। ये कोण आपका क्या है, थीटा है। ठीक है, क्योंकि ये कोण हमने क्या माना है, थीटा, इस कोण को हम थीटा मान लेंगे, तो यहाँ वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। और इस जो EA है, EA को दो घटकों में वियोजित करेंगे, तो जो थीटा से सटा हुआ घटक होता है वो हो जाएगा EA कॉस थीटा, और जो इसके लंबवत घटक है नीचे की तरफ ये हो जाएगा EA साइन थीटा। ठीक है, EA साइन थीटा। ये जो EB साइन थीटा है, EA साइन थीटा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, दोनों दूसरे के उल्टा है। EB साइन थीटा और EA साइन थीटा ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब क्यों कैंसिल करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। हम थोड़ा सा अभी दिशा को ध्यान न रखते हुए अभी हम केवल माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम EA कहे, EA वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब यहां से इसकी इस बिंदु की दूरी, तो दूरी आपका है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो यहां से EA क्या मिला, EA मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार देखें, इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता अगर हम EB देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आवेश आपका Q ही रहेगा। इस आवेश के कारण यहाँ पर अगर हम तीव्रता निकाल रहे हैं तो यह आवेश Q है और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, तो फिर दूरी का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा r² प्लस l²। आप यहाँ देख रहे हैं कि EA और EB क्या है, बराबर है। ध्यान दीजिएगा, जो EA है वो EB के बराबर है। इसका मतलब कि यहाँ पर EA इक्वल टू क्या है, EB है। इसका मतलब कि EA जो साइन थीटा है वो क्या है, EB साइन थीटा के बराबर होगा। जब EA EB के बराबर है तो दोनों तरफ साइन थीटा से गुणा कर देंगे तो EA साइन थीटा EB साइन थीटा क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो EB साइन थीटा है वो EA साइन थीटा क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए दोनों बराबर हैं और इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है। और आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो है क्या है, सदिश राशि है, तो क्वांटिटी बराबर और जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, विपरीत है, तो वे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये एक दूसरे को निरस्त करेगा, तो ये हमारा समाप्त हो गया। तो EB का जो ऊर्ध्वाधर है और EA का जो ऊर्ध्वाधर है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब जुड़ कौन रहे हैं, तो EB का EB cos थीटा और EA का EA cos थीटा, ये दोनों एक डायरेक्शन में है। तो जो यहाँ बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो EB cos थीटा प्लस EA cos थीटा होगा। ठीक है, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारा जो गेम है ना वो दिशा का है। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये दूरी है, अंडर रूट में है स्क्वायर के, तो रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आपका EA निकल गया और ये क्या निकल गया, EB निकल गया। आप यहाँ जान रहे हैं कि दोनों आवेश क्या है, बराबर है, और दोनों आवेशों से दूरी भी क्या है, बराबर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन बस इसकी दिशा अलग अलग है। +Q के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की तरफ है, और -Q के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा अंदर की तरफ है। तो यहाँ जब दिशा है अलग अलग है और दोनों को जोड़ना है तो हमको जो है सदिश विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या किए हैं कि इसको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक में बांट दिए हैं। नीचे वाले को भी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक में बांटे हैं, दो घटकों में विभाजित कर दिए। अब जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसका कारण क्या है कि जो EB है EA है दोनों बराबर है, दोनों में साइन थीटा है तो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो परिणामी बनेगा वो क्या बनेगा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा लिखेंगे। अतः बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण, बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या मिलेगा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, क्योंकि इसका जो है क्षैतिज वाला और इसका भी क्षैतिज वाला ही, ये दोनों ऐड होंगे, बाकी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो EA cos थीटा और EB cos थीटा, आप जानते हैं कि EA और EB क्या है, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ मान रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस l², फिर cos थीटा। ठीक है, ये भी आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस l² इंटू cos थीटा, दोनों बराबर हैं। EA का मान ये हो गया, cos थीटा ये हो गया, EB का मान ये हो गया, cos थीटा ये हो गया। देखिए दोनों मिलकर ना जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा 2, एक बार यह और एक बार यह, 2 बार हुआ। तो यहां पर लिखेंगे कि E इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस l² इंटू cos थीटा। तो 2 को आप बाहर लिखिए, यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हमारा हो गया E के लिए। अब हमको यहाँ पर cos थीटा देखिए लिखना पड़ेगा। तो cos थीटा क्या है, ध्यान से समझिएगा। cos थीटा अगर देखा जाए इस पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, जो हमारा ये कर्ण बना है r² प्लस l², इसमें ये जो लंबाई है वो r है, ये लंबाई क्या है, r है, ये लंबाई l है,
अगर यहाँ से cos थीटा निकालेंगे तो cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार L और कर्ण अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया। एक बार थोड़ा सा फ्रेम चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, फ्रेम में कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, ये कॉस थीटा इक्वल टू आर एल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए आधार बटे कर्ण। अब हमको करना क्या है कि इस कॉस थीटा के बदले में इसका मान रख देना है। तो ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। और कॉस थीटा के बदले में एल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिए कैलकुलेशन को। यहां पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देखिएगा 2QL एक साथ कर दे रहे हैं। और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये जो अंडर रूट है ना, ये जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो अंडर रूट में है, इसका मतलब होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर 1/2। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो है ही, इसको भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब पावर इसका हो गया 1/2। जब पावर 1/2 होगा तो यहाँ देखिए ये भी आधार बराबर है, ये भी आधार बराबर है, इसका घात 1 है, इसका घात 1/2 है। तो जब आधार बराबर होता है तो घातों क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार जब यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो अब ई का मान कितना आ जाएगा? अब ई का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए 2QL के बदले में हम लिख दे रहे हैं P बटा, P आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर भी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1/2 होता है 3/2। तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2। ध्यान दीजिएगा 3/2। अब आप जानते हैं कि जो L है वो काफ़ी क्या है? छोटा है। तो आर स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, इसलिए एल स्क्वायर को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जैसे ही एल स्क्वायर को छोड़ेंगे, इस दूरी को थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जैसे ही हम एल को छोड़ेंगे तो ई का क्या फार्मूला बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा, एल को तो छोड़ दिए, तो आर स्क्वायर का हो जाएगा पावर 3/2। और घात में घात का गुणा होता है तो 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से ई का फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा आर क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा आर क्यूब। ये आपका फार्मूला बन गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। किसके कारण? तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का जो अगला टॉपिक है उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।